नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कामचोर। बेगम, अब हमारी पेंशन होने वाली है, जरा घर का खर्च कम करो। हमारे अब्बा मियाँ ने पेंशन से पहले ये मुनासिब समझा कि हमारी अम्मा जान को, जो हमारे अब्बा मियाँ से भी ज्यादा खुले हाथ की थीं, ऊंच नीच समझा दे। मैं ज्यादा खर्च करती हूँ तो अपने हाथ में घर का इंतजाम ले लो। अम्मा जान बिगड़ी, यानी कि मैं कमाऊं भी और घर की देखभाल भी करूं। खूब, बहुत खूब। फिर बीवी का फायदा क्या है? आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो? भाई, हम तो फूहड़ हैं, तुम कोई सुखड़ ब्याह कर ले आते। अम्मा ने ताना दिया। जाहिर है अब्बा मियाँ इस वक्त तो कोई सुघड़ बीवी ब्याह कर ला नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस वक्त कल्ब से टेनिस खेलकर हारे थके आए थे। वो बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भी कायल हो गए। इस शोर और हंगामे को सुनकर हम लोग भी आसपास जमा हो गए थे। एकदम भीड़ से अम्मा का दम बौखला उठा और वो चारों तरफ थप्पड़ चाटे और चपत बांटने लगी। गारत हो कमबख्तो, कलेजे पर चढ़े चले आते हैं। अब्बा मियाँ का गुस्सा वो हम लोगों पर उतारने लगी। हम लोग उदास होकर उनसे जरा दूर हट आए और दिल में दुआएं मांगने लगे। काश अब्बा मियाँ हमारे लिए एक फर्स्ट क्लास सी अम्मा ले आए, ताकि आए दिन के झगड़े से कुछ तो मोहलत मिले और सुख का सांस आए। खैर, अब्बा मियाँ नई अम्मा जान तो ना लाए, लेकिन हमारी पुरानी अम्मा को उन्होंने इस बात पर जरूर राजी कर लिया कि वो खर्च कम करने की स्कीम पर गौर करने को तैयार हो। इस सिलसिले में अब्बा ने तजवीज़ पेश की, सब नौकर निकाल दो, ये 2 बावर्ची क्यों है इतने आदमियों का खाना एक बावर्ची से नहीं पकेगा। आप ही ने तो कहा था, अकेले बावर्ची से इतने आदमियों का खाना पकवाना जुर्म है। जबरदस्ती दूसरा बावर्ची रखवाया था। खैर, छोड़ो बावर्ची को, ये बताओ ये औरतें कौन कौन सी भर ली हैं? अब्बा मियाँ ने पूछा। नहीं तो कोई नहीं, वही औरतें हैं जो शुरू से थीं। अम्मा जान ने वजाहत की। आखिर कौन है और ये बच्चे किस किस के भर रखे हैं? निकालो इनको, कहो अपने घर जाकर खेले। लो और सुनो, अरे ये सब अपने बच्चे हैं, ये सब। अब्बा मियाँ कांप उठे। ए वाह, क्या नादान बनते हो। यानी तुम्हारा मतलब है बेगम कि ये सब के सब हमारे तुम्हारे, यानी कि बिल्कुल हमारे बच्चे हैं? अब्बा मियाँ हैरान होते हुए बोले। तौबा है, आप तो बात को फौरन पकड़ लेते हैं। और ये तो अकबरी के बच्चे हैं, तुम्हारी भांजी हो और तुम्हारी भतीजी। अम्मा ने बताया। बड़ी देर की हुज्जत के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। तुम लोग कोई काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिरकार कोई काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने फौरन हिल कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान का रन पड़ गया। सुराहियां इधर को लुढ़के, मटके उधर गए, कपड़े शराबोर सो अलग। ये लीजिए, करा लें काम। ये भला काम करेंगे गधे कहीं के। दोनों सुराहियां तोड़ दी। अम्मा ने फैसला किया, करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी काम करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मसलन ये दरी को देखो कितनी मैली हो रही है। आंगन में जाकर देखो कितना कूड़ा पड़ा है। सहन में पेड़ है, उनको पानी देना है। और हाँ भाई, याद रहे, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने तफसील बताई और दूसरे कामों का हवाला दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, ऐसा गजब न करना, घर में सैलाब आ जाएगा। अम्मा जान ने इल्तिजा की। फिर तनख्वाह के ख्वाब देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों तरफ से दरी के कोने पकड़ लिए और फिर कमरे के अंदर ही उसे झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने तो लकड़ियां लेकर धुआं धुआं पिटाई शुरू कर दी।
ए खुदा की मार, झाड़ू फिरे तुम्हारी सूरतों पर। अरे कमबख्तो, ये क्या कर रहे हो? सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी गर्द जो दरी पर थी वो और जो कुछ फर्श पर थी वो सबके सरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई, जिसकी वजह से बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू चूंकि एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, इसलिए दम भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगें ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा ये हुआ कि सींकें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने ये सब देखकर अपना सर ईट लिया। भाई ये बुजुर्ग हमें काम करने दें तो हम काम करें। जब जरा जरा सी बात पर हम पर थप्पड़ों की बारिश होने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए ताकि गर्द वगैरह बैठ जाए। बस हमारे जहन में ये ख्याल आते ही फौरन दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही गर्द में अटी हुई थी, उसके ऊपर पानी पड़ते ही सारी गर्द कीचड़ बन गई। अब तो हम सब सहन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पैरों में पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वो डोंगे और कटोरे गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ पर भी वो घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सका हो। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तनों ही से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। जाहिर है कि भारी बर्तनों वाले तो हथियार उठाते ही रह गए। कटोरों और डोंगों से लैस फौज ने वो मार के मारे कि सरों पर गोमड़े डाल दिए। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, चचाओं और दमदार खालाओं और फूफियों की एक जबरदस्त कुमक भेजी गई, जिन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि खुदा की पनाह। फौज ने आते ही अपनी पतली पतली नीम की छड़ियों से हमारी नंगी टांगों और बदन पर वो सड़ाके लगाए कि डोंगा और कटोरा फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस जबरदस्त धींगा मस्ती में कुछ बच्चे इस बुरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। इन बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की मौजूदा तादाद नाकाफी थी, इसलिए पास पड़ोस के बंगलों और कोठियों से नौकर बुलवाए गए और 4 आने फी बच्चा के हिसाब से उनसे नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई वगैरह के काम अपने बस की बात नहीं और ना ही इन पैरों की देखभाल हमसे हो सकती है, इसलिए मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम ही से ये काम शुरू कर दिया। लिहाजा जो बांस छड़ी हाथ पड़ी ले लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, चल डरबे, चल डरबे। मगर साहब, शायद उन मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के पियालों से, जिन पर आपा चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद मालूम हुआ कि प्याले खाली है और सारी खीर आपा के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सर पर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में फांद पड़ा और कत्थे छूने में लिथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध ऐसी चांदनी पर मारता हुआ निकल गया। पानदान उलटकर नीचे आ रहा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ खाला जी के मुंह पर जा पड़ी, जो वहां पर बैठी हाथ मुंह धो रही थी। उधर तमाम मुर्गियां बेनकेर का ऊंट बनी दौड़ती फिर रही थी और कोशिश के बावजूद एक भी मुर्गी डरबे में जाने के लिए राजी न थी। इधर किसी को ये सूझी कि बकरीद के लिए जो भेड़ें घर में आई हुई है वो जरूर भूखी होंगी, चलो लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर अपना आप बचाना मुश्किल हो गया। लश्तम पश्तम तख्तों पर चढ़ गए, पर भेड़ चाल मशहूर है।
उनकी नजरें तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ गईं। तख्त पर बानो आपा के जहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरू, चंपा और सलमा सितारे उलझाती। जॉर्जाजट के दुपट्टे रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा मालूम हुआ जैसे जर्मनी की फौज टैंकों और बमबारों समेत इधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह बो सूंघती हमला करती गईं। हज्जन माँ एक तरफ पलंग पर दुपट्टे से अपना मुंह ढाके गहरी नींद सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वो ख्वाब में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो पकड़ो पकड़ो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी बेचने वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मुड़ की फलियां तौल तौल कर बावर्ची को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, और आपने देखा भी होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भीड़ के चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप इससे मजाक और लाड कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़े ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर कयामत मची थी, उधर दूसरे कारिंदे भी गाफिल नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। 4 कारिंदे जल्दी जल्दी एक भैंस का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ जब 4 थनों पर अचानक पिल पड़े तो भैंस एकदम से जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को जोर से लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। चारों कारिंदों ने आपस में सलाह मशवरा किया और तय ये पाया कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस फौरन ही झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। भैंस के पिछले दोनों पैर चचा मियाँ की चारपाई के पाइयों से बांधे और अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस एकदम चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी है तो पहले चचा मियाँ समझे कि शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनके ऊपर गिरा तो वो समझे कि आंधी और तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली हालात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े और उनको सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां इस मंजर का बड़ा मजा आ रहा था। भैंस दौड़ी चली जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए चचा मियाँ। ओहो, एक भूल ही होगी, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए फौरन बछड़ा खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में बेकरार होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। बछड़ा फौरन जुट गया। दूहने वाले फौरन गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिर गई थी। एक बछड़ा और 4 बच्चे, भैंस फिर बाकी हो गई। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गईं। बाकी दूध बछड़ा पी गया। ये सब कुछ 1 मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लूटे, कटोरों और बच्चे बिखरे पड़े थे। अम्मा जान ने अपना सर पीट लिया। आपा जान चौखट पर बैठकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से अमन कायम करके भेड़ें, भैंस और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हंकाई गईं। मातम करती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा जान आगरे जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, वरना मैं तो चली मैके। अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया। मुए बच्चे हैं कि लुटेरे। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। घर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को तो किसी करवट चैन नहीं।
हम लोगों ने भी ये तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।